क्या प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स रैंक ला सकते हैं? प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस है, इनफैक्ट ऐसे लगता है मुझे पर्सनली। BDS फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज एंड BDS फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इतना ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता है। कॉर्पोरेट डेंटिस्ट्री में स्कोप है? डेंटिस्ट्री में ना कॉर्पोरेटाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है पता है आपको? क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली स्किल बेस्ड। क्या स्किल्स आपको ऐसी लगती है जो डेंटिस्ट से बिल्कुल नहीं होती एंड एवरी यंग डेंटिस्ट शुड एक्चुअली एक्वायर दो स्किल्स? अगर आप आपकी बात किसी को पहुंचा के उसको समझाना चाहते हो और आपको वो जानते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो आज इंडिया में। आपको लगता है आने वाले टाइम में AI कैन एक्चुअली रिप्लेस डेंटिस्ट? डेंटिस्ट आर वेरी सेफ। कुछ भी हो जाए, डेंटिस्ट विल नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एआई। एक BDS हाँ। इंडिया में कितना कमा सकते हैं? Hey guys, welcome to the Nachiket Bhatia Show, now sponsored by Curenza, powering India's healthcare hiring. Today, our guest is an oral implantologist, educator, and founder of Verse, Beyond Clinical Dentistry. He is known for helping dentists improve communication, personal branding, and practice growth. Though his work as a mentor, speaker, and content creator, he has become a respected voice in India's dental community. And today we are going to talk about most controversial event happening in the dental world, the NEET MDS controversy. We have talked about the job pressure in the dental world, how becoming a BDS is becoming difficult, and whether a BDS can survive in today's economy. He has answered all these questions wonderfully. It was an amazing chat that I had with him, and we have decoded dentistry to the core. Let's put our hands together and let's welcome Dr. Prathamesh Kshatriya. So welcome Dr. Prathamesh to the Nachiket Bhatia Show. थैंक यू भाई, आपने बुलाया, अच्छा लग रहा है बहुत। Prathamesh, आप एक बहुत ही सही टाइम पे आए हो. हाँ। Because I'll tell you that NEET MDS controversy is going on like crazy. बहुत क्रेजी हो रहा है हो क्या रहा है इसमें? यार। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें, लाइक चार ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत गलत हो रही है आज नीट एमडीएस वालों के साथ। पहला ऐसा है कि जो मैं बोलता हूँ कि यार शादी तो करवा दी लेकिन दुल्हन कौन थी पता ही नहीं है आपको। आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया एमडीएस बनने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम है ये। आप वहाँ जाने के बाद आपको कुछ मार्क्स बता रहे हैं वो लोग। अब इस बार के इसमें क्या हो रहा है पता है आपको? इन्फ्लेशन बहुत हो गया है। एग्ज़ाम तो वैसा ही था, लेवल ऑफ एग्ज़ाम भी वही था, लेकिन उसके बाद जो मार्क्स का और जो रैंक्स का जो इन्फ्लेशन है वो डाउटफुल है। अब इस पे आप आवाज़ उठाना चाहते हो। अब आवाज़ उठाने के लिए आपके पास कुछ प्रूफ चाहिए, और फिर यही प्रूफ्स ये बोल रहे हैं कि NBMS आप लेते हो हमारा एग्ज़ाम, तो आप क्या करो, जो हमने दिया है आंसर की या फिर आपकी ऑफिशियल आंसर की आप हमको दे दो। NBS बोलता है भाई आपकी तो शादी हो गई है, हमने बोला है, हम पंडित है, हमने मंत्र पढ़े, आप एक्सेप्ट कर लो। तो फिर ऐसा हो गया कि आप बोल रहे हो, अब हमको दुल्हन भी नहीं दिख रही है, हमको प्रूफ करना है आगे जाके, हम कोर्ट में जा सके, हम पेटिशन फाइल कर सके, उसके लिए प्रूफ चाहिए ना कि ये हमारे आंसर की है, ये सब है। बट फिर वो बोल रहे हम देंगे ही नहीं। तो आप आंसर की नहीं दे रहे हो, आपकी ऑफिशियल क्या थी, मतलब कौन से सवाल के कौन से जवाब राइट थे, आप ये भी नहीं बता रहे हो। दूसरी बात यह है कि आपका जो आपने आंसर की ली थी वो भी नहीं बता रहे हो, कि मतलब मैंने अगर मेरी जो आंसर की फिल करी थी वो भी नहीं दे रहे हो। और फिर तीसरी इतना एक से रॉन्ग टर्न आता है एक, कि उन्होंने बोला कि हमारे कुछ क्वेश्चंस में गलती थी, ये खुद NBMS ने बोला है, लेकिन बता नहीं रहे कि कौन से क्वेश्चंस में क्या था, कौन सी गलती थी, कैसे कंपेंसेट किया। तो उसकी वजह से भाई वो एक नेचुरल जस्टिस है ना, उसका वायलेंस हो रहा है। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग कि उस एग्जाम को ट्रांसपेरेंट नहीं माना जा रहा, सरकार ये आंसर की क्यों नहीं देती? भाई ऑफ कोर्स, मतलब कुछ छुपाने के लिए आप कुछ दिखाते नहीं हो हमेशा। ऑफ कोर्स अगर आपको इन्फ्लेशन दिख रहा है, और ऐसा नहीं है, मैंने खुद सर्वे करवाया, रैंडमाइज सर्वे करवाया कि यार आप MDS का अगर एग्ज़ाम दे के आए हो, आप मुझे बताओ कितना टफ था ये एग्ज़ाम। मोस्टली लोगों ने बोला ये टफ था रादर दैन लास्ट 2 years। अगर ये ज़्यादा टफ था तो कट ऑफ ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन जो रिजल्ट आया है, इनको भी लगा था कि भाई अब कट ऑफ तो ज़्यादा ही आएगा यार, मतलब इतने मार्क्स बन रहे हैं, कट ऑफ तो भाई एकदम मतलब ये हो जाएगा, हमारा रैंक बहुत ऊपर ही रहेगा अगर हमारे मार्क्स भी कम है तो। पिछले 2 सालों में 197 198 कट ऑफ आ रहा था। इस बार का बताओ आपको, इस बार का बिसाइड एग्ज़ाम इतनी टफ थी, 308 कट ऑफ आ रहा है।
अब रिवाइज होके वो ज़्यादा से ज़्यादा 270 260 तक चला जाएगा। तो इतना लेवल का इन्फ्लेशन है। क्या लगता है क्या रीज़न है? रीज़न वही है कि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पेपर लीक की चांसेस है, किसी को मिल रहा है। अब वही, अब तीसरी चीज़, इसको सबूत जो है लाइक जो इसको और स्ट्रांग बनाता है ओपिनियन लोगों का, वो है कि AIR-1 आना एक ऐसे कैंडिडेट का जिस पे सबको ही सस्पिशन है कि ये कैसे हो गया। क्योंकि जो AIR-1 आता है ना भाई MDS के लिए, वो बहुत सीरियस होता है अपने पढ़ाई को लेकर, वो बहुत डेडिकेटेड लगते हैं। आप अगर आप जाओगे ना वो कहीं ऐसे जहाँ प्रिपरेशन सेंटर हो रहे हैं, वहाँ पे ऐसे सीढ़ियों पे भी ऐसे किताब लेके बैठते हैं लोग, तब भी जाके उनका AIR-1 नहीं आता है। और फिर मैंने इसके बारे में देखा भी बहुत सारी चीज़ें कि यार फिर ये कहाँ पे कैंडिडेट हुआ था। देन इट लाइक मुझे पता चला कि यार नागपुर में ये था, बट फिर मैंने देखा कि नागपुर से बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो फिर ये सस्पिशन और बढ़ा रहा है इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो फिर ये रैंक 1 की कंट्रोवर्सी क्या है? बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पोस्ट सेइंग ये नहीं वो नहीं, क्या है ये इसकी कंट्रोवर्सी? मैं आपको बहुत रॉ बताता हूँ ये चीज़। AIR-1 आ गया। अब AIR-1 ऐसा था, जो कैंडिडेट है वो एकदम मस्ती मज़े करने वाला इंसान था। उसके कभी लाइक गवर्नमेंट में बने BDS इतने भी मार्क्स नहीं आए थे, तो उसने प्राइवेट कॉलेज लिया था पैसे भर के। अब उसके बाद उसके कुछ बैकलॉग्स भी लगे थे, वो सब हुआ था। शी वॉज नॉट सीरियस एट ऑल इन हर स्टडीज़, ऐसे उसके जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो बोलते हैं। और फिर सडनली एक दिन न्यूज़ आती है कि इसका AIR-1 आया है। अब इसको जब लोगों ने रिसर्च किया इस चीज़ पर, तो पता चल रहा है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही है, ओल्ड मनी वाले लोग हैं। उसके ऊपर एक सस्पिशन आता है कि कनेक्शंस भी है जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में उनके घर वालों के। और सबसे ऊपर वाली बात कि यार अगर आप पे कोई एलिगेशन लगा रहा है, कुछ भी हो रहा है, चलो कुछ एलिगेशन सही नहीं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, बट अगर आपको इतनी चीज़ें बता रहा है और अगर आप AIR-1 हो, तो फिर आपने आगे जाके वोकल होना चाहिए किसी प्लेटफॉर्म पे जाके। वो नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसा इतना खुश थे, अभी ऐसा होता है ना कि अगर आई एम सॉरी टू से दिस, बट किसी बंदर के हाथ में अगर मैं एकदम कुछ बड़ी विस्की दे दूँ तो उसको एकदम ऐसे पागल हो जाता है। तो वैसा हो गया, तो एकदम इंटरव्यू वगैरह लेने लग गए AIR-1 के। इससे पहले कहाँ इंटरव्यू हुए थे AIR-1 MDS को, तो कोई यही नहीं था। अब इसका इंटरव्यू हो रहा है, ये सब हो रहा है। एंड वो एक स्पार्क किया लोगों में, तो अरे यार शी इज़ लुकिंग अंडर कॉन्फिडेंट इन कैमरा, वो बोल ही नहीं पा रही है अच्छे से। ये AIR-1 की क्वालिटी नहीं है सर। ये कोई 12th की ये थोड़ी है कि आप MDS करो, ये BDS करोगे या कुछ है। दिस इज़ MDS, लाइक आप स्पेशलिटी कर रहे हो एक चीज़ की, वो भी डॉक्टर बनने की। ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। क्या ये लोगों की जेलसी भी हो सकती है? जेलिसी हो सकती है, बट जो होता है ना कि अगेंस्ट ऑड्स क्या आ रहा है हमारे पास, वो उस जेलिसी को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इट इज़ बिकमिंग गुड पॉइंट फॉर टू एन आर्ग्यूमेंट। तो जेलिसी ऑफ कोर्स है, जो बैड कमेंट कर रहे हैं ना उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो उसका कोई फ्रेंड था उसके साथ जाती थी, ये करती थी 1 महीना, वो मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा इस चीज़ के बारे में। उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जो करना चाहती है वो कर सकती है। आप उसके आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हो उसके अकेडमिक करियर को लेकर, नॉट कि इसके पर्सनल। तो जो भी पर्सनल करियर, तो आई थिंक इट्स अ जेलिसी फॉर श्योर। क्या प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स रैंक ला सकते हैं? ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही ला सकते हैं। ऑफ कोर्स दोनों का, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, तो जितना टीचिंग गवर्नमेंट कॉलेज में है और जितना टीचिंग प्राइवेट कॉलेज में है, तो कोई भी आपको बता सकता है कि टीचिंग जो है एकेडमिकली जो थेरोटिकल है, इट इज़ बेटर इन प्राइवेट। क्योंकि गवर्नमेंट में एक ही चीज़ होती है कि इतने सारे पेशेंट होते हैं आपके पास, इतने पेशेंट्स होते हैं कि उनको ही मैनेज करने के लिए आपको बहुत टाइम चला जाता है। तो एवरीवन इज़ लाइक आप क्लिनिकल देखो। यहाँ पे थेरोटिकल है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका मोर ऑफ कैलकुलेशन जो आ रहा है वो थेरोटिकल से आ रहा है 30-40% क्लिनिकल से भी आ रहा है। तो प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस है, इनफैक्ट ऐसे लगता है मुझे पर्सनली। BDS from private college and BDS from a government college, apart from let's suppose theoretically मैंने आपकी बात मान ली, उसके बावजूद क्या फ़र्क है? Doctors and paramedical associates. So this tool is a blessing in disguise for all healthcare professionals. Are you still confused how much your salary should be? Curenza has created a very interesting tool in which you can feed your experience, your age, your region, and the tool shall tell you what should be your apt salary. We have collected data from all across country by talking to different ages of professionals, and we have got the most precise data in the country to decide your salary. It's superb. Go and try it now. It's simply available at curenza.com. Yes, powering India's healthcare hiring.
देखो ऐसा है कि जो यूनिक है ना उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, राइट? तो मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। एमबीबीएस के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें से 50% जो स्टूडेंट निकलते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से होते हैं, 50% प्राइवेट कॉलेज से निकलते हैं, बराबर, और थोड़े से डीम्ड से होंगे 5 to 6%। मैं आपको बीडीएस की बताता हूँ बात। नियरली 25,000 टू 27,000 निकलते हैं हर साल ग्रेजुएट होके बीडीएस। उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज से 10% होते हैं। 10% ऑफ द कॉलेजेस जितने भी डेंटल कॉलेजेस है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हैं, और बाकी जितना भी शेयर है ना 80% का वो सारा प्राइवेट कॉलेजेस का, और 10% डीम्ड कॉलेजेस का है। तो उनको अथॉरिटी मिलती है कि साला हमने तो पैसे ही नहीं दिए एजुकेशन के लिए, हमने पैसे बचाए। तो दैट्स द केस फॉर देम कि उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, बहुत सारा एजुकेशन उनका खर्चा नहीं हो रहा है। तो वही है ना हमारे लिए कि अगर आप मिडिल क्लास लोगों के ये देखोगे कि इसने पैसे बचाए एजुकेशन में, मतलब इसने अच्छा किया है लाइफ में, चाहे उसका वो कॉलेज कुछ पढ़ा था और नहीं पढ़ा। तो सच बात तो ये है कि डीम में सबसे अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है, डीम में सबसे ज़्यादा ये मिलता है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा लगता है, तो हम उसको अनसक्सेसफुल मानते हैं। तो ये वाला उसमें डीमेरिट है कि प्राइवेट में आप करते हो तो शायद अच्छा मिल सकता है आपको गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इतना ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता है, जो आपको प्रैक्टिस करने में, जो कार्व करने में मज़ा आता है। आज के दिन पे कितने पैसे लगते हैं कि अगर किसी को बीडीएस करनी है तो कितना पैसा लग जाएगा? अगर आपको गवर्नमेंट में करना है तो आपको 50 to 71 लाख रुपीज़ तक लगते हैं पर ईयर। अगर आपको प्राइवेट में करना है तो अराउंड 3 lakhs to 4 lakhs लगता है। अगर आप डीम में करना चाहते हो तो वही 7 से 8 लाख रुपए, ये जो भी मैंने बोला आपको, ये ईयरली लगता है पर ईयर 4 साल के लिए। और इसमें आपको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड आता है, जो यूजुअली आपको नहीं आता है, वो कॉलेज को जाता है सीधा। तो दैट्स अ थिंग, ऐसे कौन पकड़ से लो। टॉप कॉलेजेस अगर गवर्नमेंट प्राइवेट और डीम्ड को मैं अलग अलग कर दूँ तो? ऐसा बोलते हैं कि डेंटल में अगर आपको टॉप कॉलेजेस कोई है तो यहाँ का दिल्ली का है मेड्स, मौलाना आज़ाद, वो उसको तो मतलब वहाँ पे सच में बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी कुछ कंट्रोवर्सीज भी है, लाइक उसके स्टाइपेंड नहीं मिलते, ऐसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं, बट पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड देयर। बहुत सही है वो, मतलब आईआईटी जैसा होता है इंजीनियर्स का, वैसा बोलते हैं कि मौलाना आज़ाद चले जाए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, बाकी उसके सामने सिटी कुछ भी हो, उसके लिए वो अच्छा है, क्योंकि 10 ही तो कॉलेज है हमारे महाराष्ट्र में, या फिर पूरे इंडिया में सर कितने 800 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, और बस कुछ 60 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और 60 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस है। ऐसा तो क्यों? वो उनके लिए सही है। वही मुझे समझ में नहीं आता कि प्राइवेट कॉलेजेस हमारे बहुत ज़्यादा है, लाइक 200+ है, और गवर्नमेंट बस इतना ही है। अब प्राइवेट में आप जाओगे तो कुछ फ्री नहीं है आपको एज अ पेशेंट, गवर्नमेंट में सब कुछ फ्री है। तो मुझे वही समझ में नहीं आता कि आपने जब सैंक्शन किया ये सब चीज़ों के बारे में, जब आप प्राइवेट कॉलेज इतने सैंक्शन कर रहे थे, आप डीम्ड कर रहे थे, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि गवर्नमेंट को भी 50% तो भी शेयर मिलना चाहिए, कि गरीबों के लिए भी आपने कुछ सोचना चाहिए। भाई यही है ना कि जब से हेल्थ केयर में कैपिटलाइजेशन आया है ना, इट हैज़ बिकम अ कर्स फॉर द पीपल हु आर पुअर। और डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज में कौन से बेस्ट मानते हैं आप? भाई मैं पर्सनली मैंने दोनों देखे हैं। जब आज मैं बीडीएस हो चुका हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, या फिर जो भी मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, डीम्ड मुझे हमेशा सही लगे। मैं दिस माइट बी कंट्रोवर्शियल क्या फॉर फ़र्क पीपल। मानते हो डीम्ड और प्राइवेट में, एज इन वाई इट इज़ डीम्ड वाई दिस इज़ प्राइवेट? भाई डीम्ड में सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, कि उनको पेशेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके पैसे बना लिए स्टूडेंट से। उन्होंने आप ही से एज अ टीच लर्नर जो आप हो, आप ही से मैंने बहुत पैसे बना लिए ऑलरेडी। मेरा जो धंधा है मेरा ख़त्म हो गया है, अब मैं पेशेंट को फ्री में ही दे दूंगा सब कुछ। जैसे आप डीवाई पाटिल वगैरह चले जाओ, वहाँ पे सब पेशेंट के लिए कुछ भी ले लो फ्री है। तो इट इज़ सेम स्कीम गवर्नमेंट में जो थी। अब गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा आपको पता है कैसा है, 1960s 1970s वाला। ये तो प्रॉपर एसी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे। तो लोग बोल रहे कि यार वहाँ जा रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे आपका एम्स का होता है कि एम्स में जाएंगे मुफ्त का इलाज है, वैसे इधर है कि डीम में जाएंगे, वही अब जो डीम डेंटल कॉलेज है उनके लिए एम्स है कि यार यहाँ जाएंगे हो जाएगा। वहाँ पे स्टाफ भी अच्छा है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है देने के लिए, स्टाफ को सैलरीज भी अच्छी मिल रही है, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है बहुत सारे रिच किड्स से आता है, वो सब आता है, तो वो एक मेंटेन भी करते हैं उनकी डिग्निटी। आपको बहुत नेटवर्किंग की चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो आप एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक डीम्ड अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है पता है आपको, पेशेंट तो है ही, बट वहाँ पे ना क्वालिटी ऑफ मशीनरीज, क्वालिटी ऑफ क्या बोले, जो भी कैंपस है, ये सब आपको सिखाता है। क्योंकि कॉलेज में आप सिर्फ डिग्री थोड़ी ना करने जाते हो, आप नेटवर्किंग सीखने जाते हो, आप आपकी पर्सनैलिटी खुद डेवलप करते हो, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि सविता डेंटल कॉलेज इज़ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। मंदिर बोलते हैं उसको डेंटिस्ट का, क्योंकि उन्होंने ये इट्स नॉट अ गवर्नमेंट थिंग, इट्स नॉट अ प्राइवेट, इट्स अ डीम्ड, बट पीपल कंसिडर इट एज द बेस्ट हेवन है भाई वो डेंटिस्ट का। चलो मुझे फिर बताओ 3 टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस और 3 टॉप डीम्ड कॉलेजेस।
गवर्नमेंट के टॉप जो 3 है वो आएगा आपका जो मेड्स आया, उसके बाद जीडीसी मुंबई, और उसके बाद आप जीडीसी नागपुर बोलते हैं, अच्छा है वहाँ पे। जो प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं उसमें एक विष्णु डेंटल कॉलेज आएगा, एक आपका बापूजी आएगा, एक एसडीएम आएगा, और अगर आप डीम्ड के बारे में बोलो तो सविता सबसे टॉप पे आएगा, डीवाई पाटिल आएगा, और एक शरद पवार डेंटल कॉलेज आएगा। ये मतलब तीनों का भी नाम बहुत है। मैंने ये बहुत सुना है प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट कह लो डीम्ड कह लो, आई डू नॉट नो राइट, आई डू नॉट नो द राइट हाँ, वो चलते रहता है इन बिटवीन। कि फाइनल ईयर के जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर पेशेंट ढूंढना भी डॉक्टर का काम होता है। माय भाई। वाइफ इज़ अ डेंटिस्ट एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे तो वो 2 दिन पहले 1 दिन पहले गाँव में जाकर पेशेंट लेकर आते थे। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इतने प्राइवेट कॉलेज हो गए ना सर, जहाँ पे कुछ रेगुलेशन ही नहीं है सिस्टम का कि पेशेंट फ्लो है, नहीं भी है तो वो क्लोज करना चाहिए ना आपको। आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आपके स्टूडेंट्स के साथ? लेकिन वो नहीं करते क्योंकि पैसा बन रहा है उनका, कैपिटलाइजेशन है। तो फिर वो फेक ओपीडीज़ वगैरह बनाना शुरू करते हैं। अब जब पेशेंट ही नहीं है ओपीडी में, अब ओपीडी में आने के बाद आपका एमडीएस वाले बंदे वेट कर रहे हैं पेशेंट्स के, उसके बाद इंटर्न्स वेट कर रहे हैं, अब फाइनल ईयर के जो नॉर्मल प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसके लिए, फिर थर्ड वाले देखेंगे, कुछ स्केलिंग वगैरह करेंगे। ऑलरेडी उनके नंबर लगे, और जब एग्ज़ाम गोइंग होते हैं वो तो घर पे चले जा चुके होते हैं 1-1.5 महीना। फिर वो जब आते हैं तब उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आप पेशेंट ढूंढ के लाओ। ये सीधा कॉलेज वाले आपको सीधा बोलते हैं कि पेशेंट आप ढूंढ के लाओगे, आप नहीं ढूंढ के लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। ये प्राइवेट का सीधा फंडा है। डीम में ऐसा नहीं है एक्चुअली। डीम में होता है उनके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ना, गवर्नमेंट में है। इट्स अबाउट दिस प्राइवेट थिंग। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि एज अ पेशेंट उनको भी लगता है कि यार मैं किसी ऐसे बंदे से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ जो एक उसकी खुद की एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब आई एम द रैट हेयर। तो वो भी डरते हैं आने से। तो फिर बहुत सारे लोग तो पैसे भी देते हैं कि आप मेरे से इतना पैसा रख लो, लेकिन आप, और ये प्रोस्तो का जो एग्जाम होता है, जो इनके कोई दांत नहीं होते ना, वो गोल्ड होता है एक बच्चों के लिए, कि ऐसे वो ढूंढते रहते हैं कहाँ पे मिलेंगे अंकल। तो मतलब मेरे को याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसको वो चाहिए था भाई। तो उसने बोला कि मुझे एक जूस पिलाओगे आप, मुझे खाना खिलाओगे आप, मुझे 2,000 रुपये दोगे। और ऐसे तो मैंने ये भी किस्से देखे भाई कि आज एग्ज़ाम शुरू है 9 बजे, 8 बजे वो पेशेंट को डील किया है आपने पहले 2 दिन पहले कि आप इतने में करोगे ना, ये सब करोगे ना, चलेगा ना 2,000 रुपये, ठीक है। वो 8 बजे उस लड़के को फ़ोन करके बोलता है मेरे ना फाइनेंशियल कंडीशंस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अब अगर आप 6,000 करोगे तो ही मैं आऊँगा। तो वो भी चलता है। आपको लगता है एमडीएस करना आज के दिन पे कंपलसरी है और बिल्कुल। हाँ, ग्रेजुएट कैन ऑल्सो फाइंड वर्क? मैं जब मेरे कॉलेज में था ना सर, मेरे को इतना ऐसा लगता था कि अगर मैंने एमडीएस नहीं किया ना तो मेरा कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे जो इंस्पिरेशन थे वो टाइम पे, या तो फिर वो प्रोफेसर्स थे, या तो फिर मेरे सीनियर्स थे, या फिर वो थे जो मेरे सीनियर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ऐसा था कि सर जो एमडीएस कर रहे थे वो तो बोल रहे कि हमने तो बहुत अच्छा कर लिया, सब अच्छा है, कॉलेज अच्छा जा रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। अब जब हमारे प्रोफेसर थे हर एक डिपार्टमेंट के, वो भी एमडीएस ही थे, तो वो भी वही बोलते थे। और मेरे जो सीनियर बोलते थे वो बोलते थे कि भाई हमने वही देखा है तो एमडीएस करना ही पड़ेगा। तो एवरी वन वुड लाइक टेक डेंटल पल्स एंड ऑल। और मेरा ऐसा था कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फाइनेंशियल देखना पड़ेगा मुझे, 3 साल और देने हैं, कैसे करूँगा सब चीज़ें। लेकिन जब, अगर मैं, आप मुझे वो सवाल तब पूछते ना तो मैं बोलता भाई बहुत कंपलसरी है, एमडीएस नहीं किया तो मौत है। लेकिन जब मैं आज एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मैं वो डेंटिस्ट्री देख लिया हूँ, आउट ऑफ दैट आ गया हूँ, मैं बहुत सारे डेंटिस्ट देखता हूँ कि जो अच्छा भी कमा रहे हैं, और वो एमडीएस और बीडीएस कुछ भी हो। आई हैव रियलाइज्ड कि अगर आप एमडीएस बस पैसों के लिए कर रहे हो ना तो उनकी इतने बुरे हाल चल रहे हैं कि आपको क्या बताओ। बट अगर जिन्होंने एमडीएस पैशन के लिए किया है अपने, कि उनको वो सच में अच्छा लगता था रूट कैनाल करना, इसीलिए वो एंडोडोंटिस्ट बने, उनको सच में अच्छा लगता था रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करना, इसलिए ओरल सर्जन बने, तब जाके वो अच्छे बने। क्योंकि उनको ना उतना सर्वाइवल देना पड़ता है। आपका एमडी 2-3 साल का होता है, हमारा भी एमडीएस 3 साल का होता है। इसमें बस एक ही चीज़ करनी है आपको कि पैशनेटली बस सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। अगर आप वो 3 सालों में लूप होल्स ढूंढ के जा रहे हो ना, आप एमडीएस तो बन ही जाओगे, बट वो आपको कुछ रहेगा नहीं एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड एमडीएस कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, एट द एंड पेशेंट ही आपको पैसा दे रहा है, और पैसा डेंटिस्ट्री में सिर्फ स्किल का है, दैट्स इट। कितने बुरे हाल है एमडीएस के आजकल? एमडीएस के तो मतलब आप ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर आप ओरल सर्जन हो तो मतलब 32-33 तक तो आप बस सीख ही रहे हो, फेलोशिप के ऊपर ये करना है, उसके ऊपर वो करना है, कैंसर में करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि इट्स अ स्किल बेस्ड प्रोग्राम। उसके आप थोड़ा सा अच्छा कमाना लगते हो, 1.5-2 लाख रुपए बना लेते हो, 3 लाख रुपए भी बना लेते हो, मिनिमम पे बोल रहा हूँ मैं।
एज दिस। बट ऐसे भी ओरल सर्जन है भाई कि वो बस डिसइम्पैक्शन पे ही रुके हैं और अब वो हज़ार रुपए ले रहे हैं कंसल्टेशंस के। तो कितने करोगे आप ऐसे करके? ऐसा है। अगर अब मैं आपको बोलूँ प्रोस्टोडोंटिस्ट है तो भाई वो एक केस के भी 1 लाख रुपए ले लेते हैं ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोस्टोडोंटिस्ट है वो अभी भी डेंचर दे रहे हैं 20-20 हज़ार के। तो इट्स अबाउट देयर माइंड सेट कि आप एमडीएस कर लिया, फिर आप कहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हो ऐसी प्रैक्टिस, उस पे है। बुरे ज़्यादा हाल नहीं है एमडीएस के, सच बताओ तो। बेस्ड अपॉन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको एमडीएस की ब्रांचेस को फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट अगर टॉप 5 करना हो तो कौन सी होगी? मैं आपको ऐसी टॉप 5 एमडीएस की ब्रांचेस बताता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते कितना कमा रही है। नंबर 1 पे प्रोस्टोडोंटिक्स। कितना कमा लेती है? भाई दे कैन अर्न फ्रॉम 1 केस, अगर एक विनियर का केस हो ना 2 से 3 लाख रुपए एवरेज बता रहा हूँ मैं। नंबर 2 इज ओरल सर्जरी। एक रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर हो या फिर एक दांत भी निकालना हो ना तो वो 4 से 5 हज़ार रुपये मिनिमम दांत निकालने का लेती है, और रिकंस्ट्रक्टिव होगी तो 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए पकड़ लो एक केस का। उसके बाद आते हैं आपके पास ऑर्थोडोंटिस्ट, जो आपके दांत सही करते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि अलाइनर्स आए तो इसलिए कम हो गए। नहीं, ये उनके लिए वरदान है। चाहे वो अलाइनर आए लेकिन हमको एक्सपर्टीज भी चाहिए उसके साथ। तो ऑर्थोडोंटिस्ट आर गिविंग अलाइनर्स, और मैं देख रहा हूँ दिन के 2-2 3-3 देते हैं लोग सर, और एक से बना लेते हैं 1-1 लाख रुपए, पर वो साल का हो जाता है। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आज जो भी रिच केसेस देख रहा हूँ ना, मतलब जो भी रिच बना रहे हैं, रिच हॉस्पिटल से, दे आर डेफिनेटली अलाइनर्स में सेल कर रहे हैं वो। दे हैव इनविजिलाइन ऐसे लिखा हुआ। इनविजिलाइन है तो मतलब ओके, दे आर मेकिंग गुड, ऐसा है। चौथे नंबर पे मैं बोलूँगा तो इंडो आता है। इट इज़ लाइक अ ब्रेड एंड बटर। आपको गवर्नमेंट जॉब कैसा होता है कि हमने ये कर लिया, इसके बाद तो कन्फर्म है कि हम तो कमा ही लेंगे, क्योंकि रूट कैनल इज़ द बेसिक नीड। हर एक को दांत दर्द होने के बाद भी डेंटिस्ट आता है याद। तो वो जब तक वो ऐसा रहेगा तब तक इंडोडोंटिस्ट आराम से पैसा बना लेंगे। पाँचवीं अगर मैं बोलूँ आपको तो पेरियोडोंटिस्ट। अब ये क्यों हो रहा है कि गुटखा बहुत खाते हैं लोग यहाँ पे, हमारी कंट्री जो है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्सटेंसेस दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, और गुटखा उसमें से बहुत ज़्यादा है। तो जब तक गुटखा खाते रहेंगे तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करनी पड़ेगी, थेरेपी करनी पड़ेगी आपको, वो जो जिंजाइवा की है, जिंजाइवल रिसेशन होता है, स्केलिंग्स होती है, तो ये सब उसमें आती है। तो ये 5 ब्रांचेस है जो आपको तो कभी भी पैसा ला के ही देगी। मुझे आप अभी बता रहे थे कि एमडीएस डेंटिस्ट्री एज अ फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बट यू स्टिल नो डेंटिस्ट हु आर मेकिंग लाइक 1 CR अ मंथ। या मैं तो आपको बता रहा हूँ सर, कोई भी हो, या फिर वो BDS हो या फिर वो MDS हो, चाहे वो फेलोशिप करने वाला हो, 5% of the people are making exceptionally well, and by that I mean they are making minimum 5 to 6 lakh rupees a month, and that is very minimum for them। क्योंकि 5 लाख रुपए बनाना मतलब 5 अलाइनर सेल करना है मुझे 30 दिन में। अब मेरी OPD कम से कम भी बोलो तो 5 लोगों की तो होगी, तो कितना है उसमें से मुझे 3 बेच दूंगा तो भी 3-4 लाख रुपए बन जाते हैं। ऐसा है। अगर मैं प्रोस्तो हो या फिर मैं BDS भी हूँ ना, BDS हो तो ये सब कुछ कर सकता हूँ मैं उनको बुलवाने के। ऐसा है कि मैं BDS हूँ तो आप सब आ जाओ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। आप प्रोस्तो आप आ जाओ, ये कर लो, और आप 30-40% ले लो, मैं 30-40% ले लेता हूँ, 20% लैब को चला जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ BDS में आपको 5 बता सकता हूँ हैदराबाद में जो 50 लाख रुपीज़ आराम से करते हैं। मैं एक डेंटिस्ट के साथ हैंग आउट करता हूँ, 1 करोड़ की तो गाड़ी है उसकी, मस्त चलता है वो। लाइक प्रॉब्लम क्या है पता है, MBBS और BDS में ना, एक्चुअली BDS की सीलिंग बहुत ज़्यादा ऊपर है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है BDS का, कि हमारा फ्लोर भी उतना ही छोटा है कि हम कम से कम 10,000 रुपये भी कमाते हैं। वैसा MBBS में नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हो लेकिन मिनिमम आपका एक सेट वैल्यू है, आपकी फ्लोर उतनी है, लेकिन हमारा फ्लोर बहुत ही नीचे है, 10,000 रुपये तक जाती है। ऐसा क्यों है? क्या क्या वही तो मैं पूछूं, क्या बीडीएस की वैल्यू नहीं है कि लोगों को 10,000 रुपये देते हैं, या फिर उतना काम नहीं है, या मतलब डिमांड नहीं है? क्या है रीज़न के पीछे? इस चीज़ के लिए ना मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंसर उसको मैं सबसे ज़्यादा कोसता हूँ, वो है सिस्टम सर। आज क्या हो रहा है पता है आपको, BDS में आप जाते हो, आपको वेल एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आपको थेरी क्लासेस नहीं हो रही है आपको इंटर्नशिप में केसेस नहीं मिल रहे ज़्यादा। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, कुछ सारे नहीं होते, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करो, वहाँ नहीं मिल रहा है आपको। अब प्रॉब्लम ये होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत साइन कर दिए। अगर आप दिल्ली में देखोगे तो 3-4 कॉलेजेस होंगे, लेकिन आप कहीं आप बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट देखो तो ज़्यादा वेल नहीं कर रहे, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे ही ज़्यादा कंपटीशन आ गया। अब आपको जब सस्ता मिल रहा है कहीं पे जाके, तो आप फ्री मिल रहा है तो आप कहीं थोड़े पैसे क्यों दोगे? तो सारे अक्यूमुलेट हो गए डीम्ड और गवर्नमेंट में, तो प्राइवेट वालों की हाल है। अब जब आपको इंटर्नशिप में अच्छा स्किल नहीं बन रहा है, आपको अभी पहला प्रायोरिटी क्या है,
आपको आपके अच्छे स्किल बनाने हैं या फिर आपको पैसा कमाना है। मुझे तो रूट कैनाल अच्छे से नहीं आता, तो फिर मैं पहले रूट कैनाल ही सीखने की कोशिश करूँगा, और फिर मैं किसी पेरीफेरी के डेंटिस्ट वाले के पास जाऊँगा। मैं बोलूँगा सर मुझे आप प्लीज़ ऑब्जर्व करने के लिए रख दो, आप मुझे रूट कैनाल सिखाना। अब आपको तो मैंने बोला कि डॉक्टर्स तो कैपिटलिस्ट बन चुके हैं, तो वो देखता है कि यार इसको कुछ नहीं आता है, मैं इसको सिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो पे है उसमें मैं मनी एज अ स्मॉलर पार्ट रखूंगा, और मेरी जो एक्सपर्टीज है वो लार्जर पार्ट रखूंगा, और ये दोनों की बन के सैलरी हो जाएगी। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता है कि इसको नीड है, और इनकी नीड क्यों है? क्योंकि इनको सिस्टम ने अच्छा बनाया नहीं, ट्रेन ही नहीं करवाया। अगर आप बोल रहे हो सर मुझे हेल्थ केयर है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता, इंडिया में होता है कि आपने पूरी इंटर्नशिप करवा ली, सब कुछ करवा लिया, और आप फिर बोलते हो कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मुझे ये चीज़ सीखनी है। फिर आपको डिग्री किस चीज़ की मिली? किस बात की इंटर्नशिप की आपने? और उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि कोई फाइट नहीं कर सकते आप सर। तो आप जाते हो सीखने के लिए लोगों के पास, फिर ये 10,000 20,000 रुपए देने के लिए तैयार है। आप बोलते हो ठीक है भाई, मेरा तो गोल है ही नहीं, मैं 2 साल बाद कर लूंगा। फिर आप वो सीखते हो उनसे, और फिर आप जाते हो दो ऑप्शंस के पास, या तो जॉब्स होंगे या तो फिर आपका खुद का क्लिनिक। अब जॉब्स के गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम है हमारे इसमें, या तो फिर आपका खुद का क्लिनिक डाल दो, और आपका क्लिनिक डालने के बाद फिर वो सेट होता है, उतना टाइम लेता है, और फिर उसके बाद आप पैसा कमाने लगते हो। ये ट्रांजिशनल है, मतलब बीडीएस का मैंने खुद ने एक बार ऐसे सोचा था, मेरी एक थियरी है कि बीडीएस जर्नी जो है ना वो स्टार्ट होती है कॉम्प्रोमाइज़ से, कि आप एमबीबीएस ने मिला, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, यू आर इनटू अ बेटर थिंग, कि चलो ठीक है एमबीबीएस ने मिला, उसके नीचे वाला जो अच्छा है चलो मेरा ये कर लूँगा। मोस्टली ऐसे होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो बीडीएस के लिए ज़्यादा पैशनेट होते हैं। बीडीएस के बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ से स्टार्ट होता है, फिर उनका सर्वाइवल होता है कॉलेज में, फिर स्ट्रगल आता है जहाँ पे 10-20 हज़ार कमाते हैं, और फिर सक्सेस आता है। तो इट्स लाइक अ रिवर्स दैट बेल शेप्ड ग्राफ। एवरीथिंग कॉम्प्रोमाइज से शुरू होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे जाते हैं। अपना पैसा आपका क्लिनिक बनाते हो तो फिर आप उसके बाद तो अच्छा ही करते हो। मतलब आई हैव नॉट सीन एनीवन कंप्लेनिंग कि मेरा खुद का क्लिनिक डाला है मैंने खुद की मार्केटिंग अच्छी की, मेरे स्किल्स अच्छे, और मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। अगर कोई बोल रहा है ना ऐसा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, दैट मीन्स ही इज मेकिंग 1 or 2 लाख रुपीज़, विच इज़ गुड इनकम। हमारी एवरेज इनकम 25,000 है सर, हम सारी इसकी देखा जाए तो ऐसी बात है। कॉर्पोरेट डेंटिस्ट्री में स्कोप है? कॉर्पोरेट डेंटिस्ट्री में ना सर इतना अभी तक आया नहीं एक्सपोजर, क्योंकि डेंटिस्ट्री रिसेंटली ये हुआ है, मतलब मेडिसिन बहुत पहले थी, तो कॉर्पोरेटाइजेशन जल्दी हुआ। डेंटिस्ट्री में ना कॉर्पोरेटाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है पता है आपको? क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली स्किल बेस्ड, कि डॉक्टर प्रथमेश अच्छा करता है इम्प्लांट, इसलिए मैं उसके यहाँ पे जाऊँगा। अगर डॉक्टर प्रथमेश का दिल्ली में कोई हॉस्पिटल है और अगर वहाँ नहीं है वो, तो फिर ख़त्म है बात। और कॉर्पोरेट की एक बहुत चालाक चीज़ क्या होती है कि उनको सबसे कम पैसों में जो काम करे वो चाहिए होता है। अब जो सबसे कम पैसों में काम कर रहा है उसके, मैंने आपको क्या बोला कि उसको तो स्किल सीखने आया था, ट्रू। तो वो एकदम लूप होल में फंसे चुके हैं कॉर्पोरेट वाले। तो बड़ी बड़ी चेन्स आती है भाई, और एकदम फनी नाम से आती है। आई वोंट टेक इट नेम, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा बाद में। एकदम फनी फनी नाम्स आते हैं और वो सब फ्लॉप हो जाते हैं बाद में। आपको लगता है कि डेंटिस्ट्री में भी इनसिक्योरिटी अमंग्स ईच योर अदर ओन पीपल, सीनियर जूनियर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है? बहुत है, क्योंकि क्या हो गया पता है, डेंटिस्ट्री का जो इवॉल्व हुई ना डेंटिस्ट्री, उसमें दो चीज़ें पैटर्न दिखी है मुझे। एक वो हुआ है कि जो 90 से 2000 का जो ट्रांजिशन था, वो जो ट्रांजिशन था उसमें बहुत बढ़ के आया है कुछ डेंटिस्ट जो एकदम सेलिब्रिटी डेंटिस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, एक चीज़ की, वो यूएस जाते थे, उधर क्या हो रहा है, अच्छा विनियर्स हो रहा है, मैं ये सीख लेता हूँ, इंडिया में जाके बोल दूंगा कि आई एम द वन हु मेक्स विनियर्स। तो सारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, ये सब अट्रैक्ट हो गए हाई पेइंग की, और हमको भी दिखना है अच्छा। कुछ एडवांसमेंट आ गया, वो लेज़र आ गया, मैं इंडिया में जाके करूँगा। ये 2005 तक चलता था सर, लेकिन उसके बाद तो इंटरनेट आ गया, सब आ गया। आज सेम लेवल पे हो रहा है। अगर आज एक अलाइनर इंडिया में लॉन्च हो रहा है तो वही सेम चीज़ यूएस में हो रही है। तो आज फिगर आउट करना कि आपको क्या डोमिनेट कर रहा है, इट इज़ सोशल मीडिया, आपका मार्केटिंग स्किल। तो वो अगर आप जितना ज़्यादा करते हो तो दूसरों को लगता है कि ये जेलसी है हमारे, कि यार इसका अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। और मोस्टली यही प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट तो सभी अच्छा बना रहे हैं, बट ये कि वो अच्छा बना रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ इतना। दैट्स अ थिंग, इसलिए वो खुद को अनसक्सेसफुल मानते हैं। आपको लगता है कि डेंटिस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? डेंटिस्ट ने एंटरप्रेन्योर बनना ही चाहिए, क्योंकि आप डेंटिस्ट हो के आपके पास तो गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं ज़्यादा। तो आपको खुद का क्लिनिक रन करना है। खुद का क्लिनिक रन करना मतलब आपको आज खुद का बिजनेस रन करना है। आपको उसका ईसॉप्स देखना पड़ेगा, आपको इसका रिटर्न देखना पड़ेगा, आपको सब कुछ उसकी एम्प्लॉय टैक्स देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट रोल ऑफ योर क्लिनिक। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना इंपॉर्टेंट ही, अगर आप डेंटल में सक्सेसफुल बनना चाहते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल डेंटिस्ट और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता ही ना हो।
कोई भी क्लिनिक बिजनेस इज अ बिजनेस, दैट्स इट। क्या स्किल्स आपको ऐसे लगती है जो डेंटिस्ट से बिल्कुल नहीं होती, एंड एवरी यंग डेंटिस्ट शुड एक्चुअली एक्वायर दो स्किल्स? सबसे पहले स्टार्ट कम्युनिकेशन। अगर आप एक अच्छे स्पीकर हो ना, अगर आप आपकी बात किसी को पहुंचा के उसको समझाना चाहते हो और आपको वो जानते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो आज इंडिया में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देम हु आर गुड एट इट, यू आर द बेस्ट। आप बिजनेस चलाओ, हमारे यहाँ पे बिजनेस भी चलता है ना सर। टाटा का पूरा बिजनेस एक स्टोरी पे चलता है कि हाँ हम ट्रस्ट करते हैं उन पे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कंट्रोवर्सी भी आ जाए ना उनकी, तो हम बोलते कि नहीं नहीं हम शेयर नहीं बेचेंगे उनका, हम बिलीव करते हैं कि वी आर स्टोरी टेलर्स, हम इमोशनल लोग हैं, हम ज़्यादा एनालिटिकली नहीं सोचते। तो अगर आप आपकी बात समझना कर सकते हो तो कम्युनिकेशन तो आप पहले सीखो। मैं तो बोलता हूँ आज ना आपने डॉक्टर बनने की सोची है, डेंटिस्ट बनने की, आप पहले दिन से शुरू करो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे बढ़ा सकते हो, हाउ कैन आई टॉक टू पीपल। स्टार्ट सोशलाइजेशन। यू कैन नॉट बी इंट्रोवर्ट एंड बी सक्सेसफुल एज अ डॉक्टर और डेंटिस्ट। आपको तो सोशलाइजेशन करना ही पड़ेगा। ह्यूमंस आर मेड फॉर सोशलाइजेशन। आपको समझना पड़ेगा कि क्या साइकोलॉजी है जो सामने वालों को मैं कैसे चीज़ें बताऊँ तो ज़्यादा समझेगा। Very प्रॉब्लम true. एक चीज़ है सर जो मैं पक्का मेंशन करूँगा कि ये टेबल इज़ द प्रॉब्लम। ये जो टेबल है ना हमारे बीच में, ये प्रॉब्लम है कि इस टेबल के इधर मैं डॉक्टर हूँ और इस टेबल के उधर एक पेशेंट है, और ये टेबल ही ज़्यादा डिफरेंस बना रहा है। द डे वी गो बिसाइड देम एंड वो उनको बोले ना कि आपके दांत में नहीं, हमारे दांत में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम ऐसे कर सकते हैं, हमने वो किया था एक पेशेंट का ना, तब ऐसे ऐसे हुआ था, और अगर आप ये बोलते हो ना ऐसे ऐसा हो जाएगा। आप उनको बेटे की तरह समझाओ, आप उनको एक कोई रिलेटिव की तरह समझाओ, ना कि एज अ डॉक्टर टू पेशेंट। वो चला गया है ज़माना, अब भगवान नहीं हो आप, आपको एक फ्रेंड ही बनना पड़ेगा सामने वाले का। जब आप ये कम्युनिकेशन कर पाओगे तो फिर आप तो बेस्ट हो यार। और स्किल्स क्या रिकमेंड करते हो आप? AI टूल्स एनी डे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप AI टूल्स जानो। इतना ईजी हो गया है वर्क फ्लो बनाना। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ आप 1 लाख रुपए तो आराम से बचा सकते हो जहाँ पे आप स्पेंड करते हो जस्ट यूजिंग AI टूल्स। कौन कौन से टूल्स रिकमेंड करते हो आप? भाई मैं आपको ऐसा AI टूल बताता हूँ जो हर एक डॉक्टर, डेंटिस्ट क्या हर एक डॉक्टर यूज़ करना चाहता है। क्लॉड। क्लॉड पे 2 फायदे बताता हूँ। सबसे अच्छा जॉब ढूंढना है ना आपको, आप क्लॉड पे जाओ, क्लॉड के नीचे कनेक्टर होगा, कनेक्टर पे दबाओ, आपका इंडेड प्रोफाइल ऐड कर दो। वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है कि दिस इज़ माई प्रोफाइल, दिस इज़ माई रेज्यूमे, रेज्यूमे अपलोड कर दो, आपकी स्किल्स अपलोड कर दो, और बोलो कि सर्च इन द वर्ल्ड, ये कौन से जॉब्स है जो मुझे आज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग दे सकती है इन द वर्ल्ड, एंड द मोड ऑफ वर्किंग इज वर्क फ्रॉम होम। वो सर्च करेगा लाखों जॉब्स, आपको 15 मिनट लेगा, 15 मिनट बाद आपको बोलेगा ये टॉप 10 थिंग्स है। इसमें से वो भी बोलेगा कि ये थर्ड, फोर्थ और सेवन जो है ये आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। अब आप स्मार्ट हो, आपने ये पॉडकास्ट देखा है, अब आपको क्या करना है बताता हूँ। उसके बाद ये थर्ड फोर्थ सेवन्थ उसको बोलना है कि ये थर्ड फोर्थ और सेवन्थ जो डिमांड कर रहा है उस हिसाब से मेरा रेज्यूमे वापस रिबिल्ड कर दो कि मेरा 100% चांस होना चाहिए। तो वो तो डॉलर्स में बताएगा, आप टैप करो और उसको बोलो कि अब ये रोज प्रोसेस रिपीट करना है, डेली मेरे जाने चाहिए ऐसे, विद इन 10 days लैंड होता है। मैंने एक डेंटिस्ट देखा है ओपन AI में हो गया सर ऐसे सेम चीज़ से, कुछ हो नहीं रहा। डॉक्टर्स ना भागते हैं फ्रॉम बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर। उनको लगता है कि जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ आजकल, मैं सबको कहता हूँ कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए। हम्म सो दे फील कि कौन देखेगा, कौन ही आकर टाइम लगाएगा हमारे कंटेंट पे। अब पहले से काफ़ी डीमोटिवेटेड होते हैं, हम्म तो इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट फॉर यू, देन स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स देन डॉक्टर। यही सॉल्यूशन है एग्जैक्टली। लाइक अब आप कोई भी देखो, मैंने खुद देखे है, मैंने खुद एक कोई क्लाइंट था, उसके मैंने रील पोस्ट किए IVF के लिए, उसके 7 दिनों में उसके कुछ 3 IVF हुए। शी मेड अराउंड लाइक 20 लाख रुपीज आउट ऑफ इट, एंड देन शी रियलाइज कि वो इतना पावर था इसमें। हम कोई बस थ्योरी थोड़ी बोल रहे जो फ्यूचर में आने वाली, हम कोई युवल नोआ हेरारी थोड़ी जो सेपियंस बना के बैठे हैं। हम वही बोल रहे जो ऑलरेडी हो रहा है, हम वही बोल रहे जो दिखता है। आज हम बातों पे ट्रस्ट नहीं रहा लोगों के। आप दिखाओ फिर चलेगा। आप कहीं मार्केट में चले जाओ या तो फिर बड़े शोरूम में चले जाओ, वो दिखाते हैं आपको, ये देखो पहले आप ट्रस्ट करो, देखो कपड़ा देखो फिर आप लेना। अगर आप एक T-शर्ट कपड़ा देखने के बाद ले सकते हो, फिर आप अपनी स्माइल जो है जो जिंदगी भर टिकने वाली है उसके लिए आपको देखना चाहिए ना। अब वो दिखेगा कहाँ से? सोशल मीडिया से। दैट्स अ कैटलॉग, दैट इज न्यू पोर्टफोलियो। तो आपको सोशल मीडिया पे आपको ये जर्नी क्रिएटर। कैसे स्टार्ट करनी चाहिए एक डॉक्टर को?
जर्नी बहुत सिंपल है, आप डांस मत करो, आप ऐसे टिकटॉक वाले ट्रेंड मत फॉलो करो, यू आर अ डॉक्टर। तो आप आपकी जो एक्सपर्टीज है उसमें आप लोगों को ज्ञान दो। अगर आप सोसाइटी का बेटर करोगे ना, सोसाइटी विल ऑलवेज गिव यू बैक। पर उनको लगता है कि बिकॉज उनकी प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं है, ये फैंसीनेस नहीं है, तो कोई देखेगा नहीं। तो फिर ज़्यादा वायरलिटी के चांसेस है आज, क्योंकि हमने भी बहुत सारा सेटअप लेके रखा है। नाउ वी आर रियलाइजिंग कि यार ये नॉर्मल ही वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो हम भी अपने मोबाइल से ही बना रहे हैं आज। तो उनके लिए तो ये बेटर चीज़ है, अच्छा हो गया उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया हमारे जैसा। गवर्नमेंट सीट्स या गवर्नमेंट जॉब्स अगर बात करूँ डेंटिस्ट्री की दुनिया में बहुत कम है, क्यों? इंटरेस्टिंग है सर ये टॉपिक, और यही रीज़न है कि डेंटिस्ट आज फेस कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा कम कमा पा रही है सब कुछ। क्योंकि दो ही आपके पास, मैंने जैसे बोला आपको, दो ही ऑप्शंस है, या तो फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेते हो, या तो फिर आप नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ जॉब ही नहीं है, 10-12 आप स्किल सीखने, तो आपका खुद का क्लिनिक डालते हो। और इतना इतना कम जॉब से कि क्लिनिक ज़्यादा हो गए। अब जॉब्स के बारे में अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊँ ना, MBBS के और BDS का अपन कंपैरिजन करेंगे। हर साल 25,000 डेंटिस्ट पास होते हैं। हर साल नियरली 1.2 लाख ग्रेजुएट्स होते हैं MBBS से। इसमें से MBBS में जो गवर्नमेंट सीट्स निकली है लास्ट ईयर, वो है 20,000। 1.2 लाख 20,000। BDS में 25,000 से 30,000 लोग पास हुए, गवर्नमेंट सीट्स निकली है 500। इतना गैप है, 500 सीट्स। मतलब सिर्फ 500 लोग, 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज बाहर, उनके लिए 500 गवर्नमेंट सीट्स निकली है सर। और क्लिनिक डालने के लिए फिर कोई ऑप्शन क्या है आपके पास? कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा मेहनत करके माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ, फिर क्लिनिक ही डालो, वही ऑप्शन बचता है आपके तो पास। क्लिनिक कब डाल देनी चाहिए? इमिडिएटली आफ्टर BDS और MDS, या थोड़ा टाइम कहीं और काम भी करना चाहिए? आइडियली आपका हो गया इंटर्नशिप तो आपने क्लिनिक डालना चाहिए। ऐसा बाहर की दुनिया में चलता है, इंडिया का बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने यहाँ पे कर लिया ना इंटर्नशिप, तो मोस्टली आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इनफैक्ट आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट की बात क्या है? तो अंडर कॉन्फिडेंस आप जब तक आप नॉर्मलाइज हो जाते हो, कॉन्फिडेंस तो आपको क्लिनिक के बाद हो जाएगा। तो 1-2 साल तो आप प्रैक्टिस करो, कुछ फेलोशिप करो। ऐसे कोई फास्ट रूल नहीं है कि मैं ये कर लूंगा तो हाँ हो जाएगा। ऐसे मैं 1 साल की फेलोशिप 1 महीने की फेलोशिप कर लूंगा और मैं एकदम बेस्ट बनूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। 1 महीनों की फेलोशिप करोगे तो भी आपको 1 साल कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम ने हमको सपोर्ट नहीं किया है, तो हम अपनी सिस्टम बना लेते हैं। तो फिर हमारी सिस्टम ये है कि अब हो गया, आप 2 साल प्रैक्टिस करो, 1 साल करो, और फिर उसके बाद अपना क्लिनिक डालो जब आप कॉन्फिडेंट हो। BDS के बाद अपार्ट फ्रॉम MDS, व्हाट आर द अदर करियर प्रोस्पेक्ट्स? अगर BDS के बाद MDS नहीं करना है ना आपको, तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। डेंटल में सर इतना ऐसा है ना मार्केट, कि बिजनेस बने ही नहीं है ज़्यादा। जैसे आपका मैरो है, डेंटिस्ट में क्या है, BDS वालों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को टारगेट करने वाला कि आपको हम क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस। MDS की प्रिपरेशन के लिए नहीं, बट आपका ये एग्ज़ाम निकालने के लिए, कुछ नहीं है। एक कॉर्पोरेट मोस्ट सक्सेसफुल बता दो आप, क्लब से रिलेटेड दूसरा। 1.4 बिलियन पीपल है ना हमारे यहाँ, एक ही चलेगा क्या? भाई हमारे फूड डिलीवरी है, उस पर भी 2-3 कॉम्पिटिटर है, लेकिन हेल्थ केयर में हमारे जो डेंटिस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट है, वो नहीं है उसका कोई कॉम्पिटिटर। इसके पीछे कोई रीज़न भी तो होगा। रीज़न यही है कि वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कॉर्पोरेट में, क्योंकि वो स्किल बेस्ड है ना, इट्स नॉट अ ट्रेनिंग बेस्ड कि मैं आपको बता दूंगा कि इसके लिए आपकी इतनी दवाइयाँ लगेगी, अगर आपको सामने वाले को फीवर है तो ये गोली दे दो, ये है तो ये दे दो, एक फिक्स्ड है ये। डेंटिस्ट में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये तो बोलना ही है, इसके बाद क्राफ्टमैनशिप आती है मेरी, और मेरा ये जो काम है उसके बाद किसी और लैब से भी आता है, कि दांत बन के आता है लैब से। सो ये क्राफ्टमैनशिप इंपॉर्टेंट है, और क्राफ्टमैनशिप आपको ना सिखाई नहीं जाती। ये आपकी एक तो इनहेरिटेडली होनी चाहिए, आपको वो पैशन होना चाहिए, और आपको वो प्रिसीजन होना चाहिए। और फिर ये कॉर्पोरेट वाले क्या करते हैं, सबसे बुरी प्रॉब्लम ये है कि कोई कॉर्पोरेट आप नहीं देखोगे जो 80 से 90 हज़ार रुपये दे रहा है किसी डेंटिस्ट को। वो वैल्यू करते हैं उसकी, लेकिन वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको क्या है कि 20,000 रुपये में मिल रहा है ना कोई। तो वो अर्ली कैपिटलाइजेशन देखने के लिए बाद में अपना ही कैपिटल लूज करके बैठते हैं। ऐसा हो रहा है, अर्ली हंगर नहीं होना चाहिए। इट विल टेक 50 ईयर्स, बट बनेगा वो एक दिन। और क्या है करियर का प्रोस्पेक्ट? और करियर ऑप्शंस ये है कि आप सीधा टीचर एजुकेटर बन जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है। आप AI टूल्स में अब इतने सारे लोगों को डेंटल का भी बढ़ाना है,
बहुत सारे जॉब्स होते हैं डेंटिस्ट के लिए कि यार आप आओ हमारे को, हमको ट्रेन करवा के दो, रेडियोलॉजी के एक्सरे आपके क्या है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये चैट जीपीटी तो कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया क्योंकि उसको ट्रेन नहीं है ना डेटा। अब वो तो ढूंढ रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे करना है, वो एक अलग बात है। आप यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो, मतलब आप डेंटिस्ट्री एंड सम इन्फॉर्मेशन लेके डेंटिस्ट को टारगेट करो। मेरे कोर्स में बताया था किसी को कि ये आप क्या करो, आप डेंटिस्ट हो ना, आपको नहीं हो रहा है ना, तो आप एक काम करो, वेबसाइट बनाना सीख लो और सारे डेंटिस्ट का वेबसाइट बना दो, सारे डेंटिस्ट का जितने भी आ रहे हैं मार्केट में। अब 25,000 तो आ ही रहा है, उसमें से 15,000 तो डालेंगे ना। 15,000 लोगों का वेबसाइट तुम नहीं बनाना चाहिए। बोला सर मैं करता हूँ। कर लिया, 20-20 हज़ार रुपये पे वेबसाइट बनाता है भाई वो। ही लाइक टॉक्स टू मी, भाई मैं 2-2.5 लाख रुपए बना लिया अभी, ये कर लिया। सो डेंटिस्ट्री के बाद ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब वो कर सकते हो। आप वो और कोई और को कंबाइन करके ये कर सकते हो कि एक थर्ड पोजीशन ला सकते हो। एक चीज़ है थर्ड वाली, जो फेलोशिप कर सकते हो आप, कि बहुत सारी जगह पे फेलोशिप्स होती है। अगर आप इम्प्लांट डालना चाहते हो तो आप इम्प्लांटोलॉजी की फेलोशिप कर सकते हो एक अच्छी जगह से, और उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उस स्पेशलाइज्ड फील्ड में। अगर आपको रूट कैनल नहीं आते, आज तो मैं देखता हूँ सर कि हैदराबाद जैसी सिटी में रूट कैनल का वो फेलोशिप करते हैं और उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं एज अ कंसल्टेंट, जाते हैं लोगों के पास। ऑफकोर्स उनको पे उतना नहीं मिलता है, बट दे मेक लॉट ऑफ केसेस। फेलोशिप इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर डेंटिस्ट। उसका कुछ है नहीं कि यार आपको 1 साल का 2 साल का करना पड़ेगा, चाहे आप प्राइवेट से करो या कुछ करो। आप डेंटिस्ट हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा है। अब आपको बस वो स्किल्स बढ़ानी होगी। तो फेलोशिप कैन बी अ ग्रेट थिंग इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन क्लिनिकल्स। पहला तो आप फेलोशिप कर सकते हो। आपको अगर क्लिनिकल में रहना है तो आप फेलोशिप इज़ द ओनली वे इफ़ यू वांट टू डू। दूसरा है कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाओ, डेंटल रिलेटेड बिजनेसेस बना लो, कुछ भी कर लो, बहुत पैसा कमा लो, कुछ है नहीं ज़्यादा मार्केट में। थर्ड है कि एआई जो बना रहे हैं उनके लिए डेटा चाहिए, और डेटा कलेक्ट करने के लिए और उसको एक्सपर्टाइज बनाने के लिए ह्यूमंस चाहिए। तो आप वो बन जाओ। आप इन्फो आ रही है बहुत सारा उसके लिए बहुत जॉब्स आ रही है। चौथी चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको, तो आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, क्योंकि ज़्यादा है नहीं कोई। वो एक ऑलरेडी अब एक अच्छा जॉब है, अब ये प्रॉपर इट्स अ प्रोफेशन। उसके बाद कुछ करना चाहोगे आप तो एमबीए कर सकते हो बीडीएस के बाद, और हेल्थ केयर के जो मैनेजमेंट पार्ट में है वो जा सकते हो। मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि फार्मा कंपनीज को चाहिए होते हैं डॉक्टर जो मार्केटिंग में हेल्प करे। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, आपने एक बनाया है बहुत अच्छा, उनके लिए भी मार्केटिंग वाले लोग चाहिए होंगे। तो आप तो उनको ज़्यादा प्रेफर करोगे जिन्होंने कुछ तो अंडरस्टैंडिंग रखी है इस हेल्थ केयर फील्ड में, रादर देन एनीवन हु हैज़ डन बीबीए और एमबीए। वही कनेक्टिविटी आएगी फार्मा वालों को जो एड्यूटेक ऐप बना रहे हैं उनको। उसके बाद आप एमएचए कर लो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आप कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि एक कोई और स्किल चल रही है बाहर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, यूएक्स डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग, कोडिंग, जो भी है आप वो डेंटल के साथ कंबाइन कर लो और आप वो एज अ थर्ड स्किल बेचो उस कम्युनिटी के लिए वापस। मतलब यू कम फ्रॉम दैट कम्युनिटी एंड यू रिटर्न विद समथिंग एल्स टू दैट कम्युनिटी। मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने मुझे बिल्कुल ब्लंट न्यूमेरिकल आंसर देना है इसमें। ठीक है। एक बीडीएस हाँ, इंडिया में कितना कमा सकते हैं, लाइक इमिजिएटली आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन, 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन? आप जस्ट पास हो गए हो, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। 6 महीने बाद वो 20,000 हो जाएंगे। 1 साल के बाद वो कुछ 25,000 हो जाएंगे। फिर जब आप आपका क्लिनिक डालोगे स्किल्स लर्न करने के बाद, फिर पहले आप तो लॉस करोगे वापस। फिर उसके बाद जब वो महीना बन जाएगा, 3-4 महीने के बाद एक क्लाइंट बन जाएगा, उसके आप 60-70 हज़ार रुपये, विद इन 5 years you will make around 3 to 4 lakh rupees. And if it is 20 years practice and you are doing great there, nothing can stop you earning like 40 lakhs 50 lakhs a month any day. काफ़ी लो पेइंग जॉब है ये। अर्ली स्टेज में काफ़ी लो पेइंग जॉब है, क्योंकि पीपल सीक फॉर द स्किल्स नॉट मनी, क्योंकि वो सिस्टम ने ख़राब किया है। बट आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स रियली गुड जॉब। मतलब अब मैं आपको बोला ना कि सीलिंग बहुत हाई है इसकी। सो इट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड दैट्स वेयर द एंटरप्रेन्योरशिप कम, जो आपने मुझे बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है आज। तो आप जितने ज़्यादा अच्छे एंटरप्रेन्योर, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा लोगे इस चीज़ में। आपकी जर्नी क्या रही है? भाई मेरा तो ऐसा था कि मैं जब डेंटल कॉलेज में था तब मुझे बोलते थे लोग कि यार तू क्रिएटिव बड़ा है। मतलब मैं मेरे कॉलेजेस के वीडियोस वगैरह बनाता था। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं एक जॉब भी करता हूँ। कि जब मैं कॉलेज से आता था, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था, क्योंकि एन्जॉय बहुत करता था मैं वो टाइम पे। तो वो एक्स्ट्रा पैसों के लिए ना मैं कुछ कुछ लोगों के लिए एडिट करके बैठता था, एडिट करता था रोज़। तो वही मेरा अर्निंग था। तो मेरे को उन्हीं लोगों ने बोला कि यार तू तेरे लिए क्यों नहीं स्टार्ट करता, तू खुद के लिए कर। बट वो ना एक माहौल ऐसा होता है आपके कॉलेज में, आप कोई भी हो, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं,
बट उनको ना उनके दोस्त नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो एक ऐसा जोन होगा जो आप पे हंसेगा, आपको मोटिवेट नहीं करेगा। हम जिनको नहीं जानते उनको ही मोटिवेट करते हैं यार, और हम जिनको जानते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहाँ पे स्टार्ट कर पाऊँ। जब मैं कॉलेज से निकला, जब मैं फेलोशिप में आया एक ऐसे अलग शहर में जहाँ पे मैं उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रख सकता था, तब मैंने सोचा कि यार जॉब मिल गया था मुझे 50,000 पे। तो पहला तो जॉब मेरा 30,000 का था, तो मेरा ऐसा था कि वाह 30,000 का जॉब पहला, मतलब मैं ही हो गया वो जो सब कुछ करके आया। लोग जेलस होते थे यार वहाँ पे कि तू 30,000, जेलसी वाली बात है, डॉक्टर हूँ मैं, जेलसी वाली बात है 30,000 वाली। बोला यार सही बात है। वो भी बोलते थे कि तू ये तो कभी छोड़ेगा ही नहीं, 30,000 रुपये दे दिया इसको। अच्छा, फिर वो 40 हुआ नेक्स्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि उनको बोला था हर 2 महीने में 10,000 बढ़ाऊंगा। बोला, हाँ ठीक है। 40 हुआ भाई, मैं तो एकदम खुश। और तीसरे मंथ में मैंने क्विट ही कर दिया। सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के ही फ़ोन आया कि तूने ये क्या कर दिया, क्यों किया ये सब। मैं एक्सपेक्ट करता था कि यार आप थोड़ा भरोसा रखते हैं मुझ पे, तो लेकिन वो हो गया। बहुत सारे लोगों ने बोला तो क्या कर दिया, बट बाय दैट टाइम आई हैड लाइक स्टार्टेड क्रिएटेड कंटेंट, और मुझे फार्मूला पता थे जो पहले में वायरल कैसे होते हैं क्या होते हैं। मैंने वो फॉलो किया। मेरे तब तक 50,000 फॉलोअर बन चुके थे, और फिर डील्स भी आ रही थी। तो मैंने सोचा यार अब मेरे 30,000 रुपये बन रहे हैं एक तरफ एक दिन के लिए, तो आई हैव 29 मोर डेज टू थिंक अबाउट द ऑन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी, कि मैं कुछ उसमें से कर सकता हूँ क्या। और फिर वही किया, डबल डाउन किया। फिर डिजिटल मार्केटिंग बनाई लोगों के लिए, किसी को कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी बनाई, वो लोगों के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया, उसमें से पैसे आने लग गए। तो बस अब वही है, कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक अच्छा लोगों की साइड ले सकता हूँ। अगर आपको आज हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए हमारी कंट्री का, तो आप क्या चेंजेस लेकर आओगे? सबसे पहले तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे बंद करवाऊंगा। सीरियसली, अब मैं आपको एक चीज़ बताता है, आपको एक एक कमेटी होती है जो है ना एकदम ऐसी डीसीआई ने बना के रखी थी। अब डीसीआई तो डिसॉल्व हो गया। डीसीआई की भी एक अलग स्टोरी है वो कैसे बनी। लेकिन उसके बाद जब डीसीआई बनी, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, सरप्राइज देंगे कॉलेजेस को। अब देखेंगे कितने क्या है, कितना पेशेंट फ्लो है, दिखाओ। अब ये सरप्राइज ऐसा है सर, जितने मैं कॉलेज में, जितने भी मेरे दोस्तों को मैं पूछता हूँ, 2 दिन पहले कॉल आ जाता है कि अब सरप्राइज विजिट होने वाली है। ये क्या बात हो गई? इट्स लाइक यू आर गिविंग, क्या आपके गर्लफ्रेंड को आप सरप्राइज दे रहे हो, मैं आपको देने वाला हूँ आपके बर्थडे पे। तो फिर ये क्या करता है कि एक मस्त ट्रक आता है, उसमें सारे डेंटल के इक्विपमेंट्स, ये वो ऐसे पकड़ते हैं। तू स्टूडेंट है ना, कौन से ईयर का? 3rd ईयर। ये ले, तो आज से हमारा लाइब्रेरियन। तू कौन है? ये तू, ये हमारा आज से ये ले। बस एक वो मंगलसूत्र पहनाते जाते हैं, इतनी वाइफ बना लेते हैं खुद की। फिर वो आते हैं, इट्स अ शो, प्रॉपर शो होता है। अच्छा ये ऐसा ऐसा है। फिर वो एक अमाउंट बोलते हैं, रखो, हो गया। अगले 3 साल के लिए आपको ग्रांट मिल गया, खत्म बात। एमडीएस की सीट बढ़ गई आपकी, हो गई बात। कुछ कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है वो सच में डिजर्व ही नहीं करते कि वो रन कर पाए। कुछ कुछ मतलब 10-12 भी पकड़ो ना आप सर, कौन तो से? नहीं वो नहीं बता सकते अपन। दैट इज समथिंग दैट आई कांट टेल, क्योंकि भाई थोड़ा सा ठीक है, ट्रस्टिंग। हमारी ऑडियंस की मदद हो जाएगी यार। नहीं यार वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट नहीं, वो दैट्स बोलने, ओके। इट्स नॉट सिक्योर्ड। मतलब मैंने एक बार बोला था तो बहुत मेरी जाम कर दिए थे वो लोग ने। दे हैव लाइक फाइल्ड कंप्लेंट एंड ऑल नहीं, अगेंस्ट इट्स मी। ओके, इट्स ओके, वी कैन मूव ऑन। बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें से हजारों लोग बनने वाले डेंटिस्ट, जो खिलवाड़ होने वाला है उनके साथ, उनकी खुद की लाइफ के साथ छोड़ो, वो जिनको ट्रीट करेंगे उनका कितना होगा। तो मैं सबसे पहले तो प्राइवेट कॉलेजेस बंद कराऊंगा जिनकी सच में कोई अहमियत ही नहीं है। दूसरी चीज मैं करूंगा कि एक कम्युनिकेशन पोर्टल बनाऊंगा बिटवीन स्टूडेंट एंड दैट कमिटी डायरेक्टली। मेल्स के साथ, मेल्स के थ्रू नहीं होती सर, ईमेल्स के थ्रू नहीं होती। हमारा एमयूएचएस है, वहाँ पे अगर आप जाओ ना, अगर आपको कंप्लेंट देनी पड़ेगी ना, तो आपको फ़ोन के थ्रू बात करनी पड़ती है ऊपर वाले से, वो सामने भी नहीं होता। क्या पता आपको फ़ोन टैप नहीं हो रहा है, क्या पता आप, वो सामने वाला इतना लॉयल है आपके साथ। मोस्टली लोग डरते हैं इतनी टॉक्सिसिटी करने के बाद। मैं आपको कितने सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ जहाँ पे टीचर्स ने फेल किया है बच्चों को, सीधा फेल। क्यों? मतलब उनका कोई पर्सनल ग्रज होगा, इसने स्टैंड कैसे किया मेरे इसमें, इसने बात की कैसे की एक लड़की के साथ, ये 2 लड़के वॉशरूम क्यों बोलने लग गए, इतने इतने छोटे से रीजंस के लिए उनकी ईगो को हर्ट हो जाता है। अब उनको भी प्रेशर है बहुत सारा ऊपर से आया हुआ, तो फिर वो एग्जर्ट करने के लिए फिर ये रूटीन निकालते कि चलो अब तुझे देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं बोलते, लेकिन दे आर लाइक अब तुझे देखता हूँ। पीपल प्लीजर बनना पड़ता है आज कॉलेज में जाने से पहले, कि हाँ इनको मैं बोलूँगा, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ आप बोलोगे ना, ठीक है आप जो बोलोगे सर, ऐसी वाली सिस्टम है। वो मुझे कम्युनिकेशन नहीं है ना प्रॉपर, इसलिए हो रहा है।
अगर मैं एज अ स्टूडेंट आज डायरेक्टली एक अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ कि ये हो रहा है, ये प्रूफ है, एक्शन लेना चाहिए 24 आवर्स के अंदर। हेल्थ केयर में तो भी वी आर नॉट मशीन्स, लाइक हम मशीन्स नहीं कर रहे कि चलो फ्रिज बना रहा हो, ख़राब हो गया, छोड़ो, दूसरा कॉम्प्रेसर डाल देंगे। आज एक गलती मतलब लाइफ गई सामने वाले की, और एक की लाइफ नहीं गई, वो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी को कुछ है, सबकी होप था वो बंदा। हेल्थ केयर में एक भी चीज़ अगर इशू है, अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, चाहे कितना भी एक्सट्रीम लेना पड़े मुझे डिसीजन। आपको भी लगता है कि ओरल हेल्थ को लोग सीरियसली नहीं लेते? बिल्कुल नहीं लेते। ओरल हेल्थ क्या ही है उनके लिए, क्योंकि उनको अवेयर ही नहीं किया गया ना कभी। दांत और नाखून एक जैसे ट्रीट करते हैं लोग कि नाखून का क्या काम है मेरे, वैसे दांत का क्या काम है मेरे, ऐसा है। लेकिन दांत का एक खुद का एक सिस्टम है, बहुत सारे आप आर्टिकल पढ़ोगे तो अगर आप दांतों की ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक गांठ आई ना ऐसे कहीं पे भी, एक छोटी सी, आप 10 बार देखते हो ये गांठ है कि क्या कैंसर है कि क्या है, मैं मर जाऊंगा क्या, वो जाके दिखाते हैं क्योंकि वो अवेयर है कि ये गांठ से कैंसर हो सकता है। लेकिन आपके खराब दांतों से भी कैंसर हो सकता है। कितने तो भी केसेस है थायराइड कैंसर हुआ है क्योंकि वो रूट से चले गए। कितने तो भी कैंसरस का अर्ली डिटेक्शन होता है डेंटिस्ट के पास कि प्री कैंसरस लीजन बहुत बड़ा चैप्टर है कि ये लीजन अगर देखेंगे तो इसको पक्का कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये बचा सकते हो आप। लेकिन कौन जा रहा है डेंटल विजिट्स, कौन करता है हर 6 महीने में भी? इंडिया का कोई नहीं करता है। जब दांत दर्द होता है, मतलब जब मौत आ चुकी है उस दांत की, तब आप जाते हो और बोलते हैं हर डॉक्टर अब गए तो रूट कैनाल ही बोलने लग गए, निकालने के लिए बोलने लग गए, कम खर्चे में मेडिसिन के साथ बोलते ही नहीं है। अरे आप आते हमारे पास, हमको थोड़ा सा लीजन दिखता, हम दवाई के साथ ठीक कर देते थे, बट वो था ही नहीं कभी। ऐसा है। और दूसरी बात ये है ना सर कि दांत ना ऐसा है कि अगर आपको दिख भी रहा है तो आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो हम सोचते कि नहीं यार अब ये प्रायोरिटी नहीं है मेरी। जब ये अवेयरनेस होगी ना कि आपके दांत खराब है, इसका मतलब आपकी लाइफ को क्या क्या डेंजरस हो सकता है, कितने ऑर्गन्स को आपके फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वहीं से जा रहा है सब कुछ, तब जाके वो सीरियसली लेंगे इस चीज़ को। आपको लगता है आने वाले टाइम में एआई कैन एक्चुअली रिप्लेस डेंटिस्ट? नेवर। एआई कैन नॉट रिप्लेस डेंटिस्ट, क्योंकि एक डेटा नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये ग्लास बनाना है तो मैं ऐसा एक ग्लास का डेटा दे दूँ तो आप उसमें पानी फिल कर सकते हो। मतलब एक एआई का सिस्टम बना लेंगे कि इस ग्लास को वाटर से भरना है मुझे। अब ये ग्लास रखूंगा, ये उसका कॉपी बना देगा, अब वो उसका पानी भरते जाएगा उसको एनालाइज करके। बट अगर प्रॉब्लम ये हो कि ग्लास ही हर बार डिफरेंट आ रहे हैं, तो टूथ तो आपको बाहर से सेम लग रहा है कि लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी इतनी अलग है, इतनी अलग है कि आप बोलोगे कि यार ये क्या है। मतलब हम खुद परेशान हो जाते हैं कि एक केस भी सेम नहीं आता है कभी। ऐसे कभी डेंटिस्ट की बात नहीं, तुझे पता है आज जो केस आया वो परसों जैसा था, कभी नहीं। हम बोलते आज न्यू ही केस आया था हमारे पास, क्योंकि इतना रूट मॉर्फोलॉजी अलग, ये सब अलग कॉम्प्लेक्स, फिर उसमें 0.5 mm दिखना है जो आपको बताया, वो देखना है, ये पेन क्यों हो रहा है। कभी कभी वो बोलता है मेरे को ऊपर से दर्द हो रहा है और इसका तो ये हो रहा था, कान दर्द हो रहा था। उसमें इतना कॉम्प्लेक्स है कि एआई को इतना डाटा दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इट्स अ न्यू डाटा, तो वो ट्रेन नहीं हो सकता। तो फिर कैसे करोगे आप इतना माइक्रो स्ट्रक्चर पे? इम्पॉसिबल है। मतलब नॉट गुड। मतलब हो भी गया तो इसको रोकना चाहिए एट द एंड, क्योंकि कन्वर यू कैन नॉट गेट ओके बाय जस्ट ट्रीटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कम्युनिकेशन। आज एक डेंटिस्ट के पास अगर आप जाते हो ना तो उसको एक चीज़ बताता है कि आगे जाके आप इसको कैसे बचा सकते हो। एआई होता तो वो अपना धंधा बचाने के लिए नहीं बताता कि अरे ही इज़ माई पोटेंशियल कस्टमर। क्यों? वो एक कॉर्पोरेटाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन हो गया ना वो तो वो तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। डेंटिस्ट्री में तो कम से कम डेंटिस्ट आर वेरी सेफ। कुछ भी हो जाए डेंटिस्ट विल नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एआई। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए। आपने जी। मुझे अभी लिस्ट दी थी टॉप 5 ब्रांचेस दैट आर करंटली राइट नाउ। हम्म 10 साल बाद व्हाट डू यू थिंक विल बी द टॉप 5 ब्रांचेस विद द मोस्ट पोटेंशियल? टॉप 5 ब्रांचेस 10 साल बाद जो 10 साल है, जो बाद। मैं देख रहा हूँ, एस्थेटिक इंडस्ट्री बहुत बढ़ते जा रही है। एक टाइम आएगा जब हमको ऑलरेडी लोगों ने बता दिया होगा, अवेयर होंगे हम कि जिससे हमारे दांत खराब नहीं होंगे, तो एस्थेटिक विल बी अ मेन कंसर्न। तो फिर आई थिंक प्रोस्टो विल बी ऑन टॉप, क्योंकि वही सबसे पहले है जो विनियर्स बनाते हैं, जो सारे सेलिब्रिटीज आज विनियर्स कर रहे हैं आज ही। तो इट विल बी अ डेली थिंग फॉर एवरीवन। तो प्रोस्टो विल बी अ टॉप ब्रांच। उसके बाद आई थिंक ऑर्थो विल बी अ सेकेंड टॉप ब्रांच, क्योंकि वो अलाइनमेंट में आएगा और हमारा हमेशा मिस कैलकुलेशन रहेगा, क्योंकि वो एक जॉ जो आता है वो एक फादर या मदर से आता है और दांत जो आते हैं वो दूसरे से आते हैं। तो वो एक दूसरे से हमेशा मिसमैच करेंगे। आपका क्राउड होगा, मेरा क्राउडिंग है, तो वो हमेशा ऑर्थोडोंटिस्ट तो लगेगा ही आपको टॉप 2 वाले में।
थर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ओरल सर्जन्स आएंगे, क्योंकि लॉट ऑफ कैंसर, लाइक लॉट ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग टू बी विथ कैंसर आएगा, उनमें कुछ लीजन्स आएंगे, किसी लोगों को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने फेस का क्योंकि वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो थर्ड ब्रांच वो रहेगी। फोर्थ में पेरियोडोंटिस्ट आएंगे वापस। उसका रीज़न है क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जो एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था कि जिंजावा इज गेटिंग वीकर। मंकीज में हमारे से ज़्यादा अच्छा जिंजावा है, उससे पहले ज़्यादा अच्छा था, हमारा जिंजावा वीक होते जा रहा है क्योंकि हम उतना वो फोर्स से नहीं कर रहे हैं दांतों को, हम वो खा नहीं रहे मीट, तो हम अभी एकदम सॉफ्ट खा रहे हैं। एक दिन तो ऐसा है कि भाई हम सूप ही पियेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे हम जा रहे हैं, तो फिर वो जिंजावा रिसेस्ट होता जा रहा है, एंड दिस पेरियोडोंटिस्ट विल हेल्प यू विद दैट। एट द एंड आपके पास पिलर ही नहीं होगा, आपने अच्छा ब्रिज बना लिया तो वो गिरेगा ही ना, ऐसा है। पांचवा जो आएगा वो रहेगा PhD। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, मतलब जो भी बोलेंगे ना, PhD इतना इम्पॉर्टेंट है और उसको कोई भी मानता नहीं है कि वो अच्छा ब्रांच होगा कभी। PhD ऐसा है कि हमारे जैसे गवर्नमेंट को मैं इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ, चलो इट इज़ नॉट द बेस्ट बट इट इज़ नॉट द वीक, जैसे इम्प्रूव होते देख रहा हूँ ना, वैसे वो पक्का एक ये लेगी स्टेप जहाँ पे लोगों को बताना कि क्या सही क्या गलत है, लोगों को बताना कि डेंटल से भी हो सकता है, डेंटल से भी वो हो सकता है, उसके लिए बहुत गवर्नमेंट जॉब्स को लेके बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। चलो वो नहीं तो बहुत सारे फाउंडेशंस फंड करेंगे, गेट्स फाउंडेशन जैसे फंड करेंगे कि आप अवेयरनेस फैलाओ, और वहाँ पे PhD से अच्छा रोल कोई नहीं दे पाएगा। उनका नाम ही है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट, उनकी हेल्थ उनका ये है, उनके सब्जेक्ट 3 साल पढ़ रहे हैं वो कि कैसे बेटर सोसाइटी कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट ब्रांच अगले बहुत सालों में। Thank you, Prathamesh. I think I'll move to the rapid fire round now. Okay. Okay, simple 2 rules. You have to be super spontaneous and super truthful. One branch in dentistry that is very underrated. PhD, बताया आपने क्योंकि काफी बहुत डिटेल में. इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। One skill which is more important than degree. Entrepreneurship. One advice for students preparing for NEET MDS. Don't do it if you are just looking for a better alternative for a decent job. One advice for students who failed NEET MDS. There are a lot of other options and better than MDS. One advice for parents forcing MBBS to their children instead of BDS. I think they should just meet few dentists who are making great. Private MBBS or government BDS? Government BDS any day. Now, Biggest mistake which students do while they're preparing for NEET MDS? biggest mistake would be they are looking for a, what do you say? They are looking for a formula that will make it crack. आपको वो नहीं चाहिए, आपको बस स्मार्ट बनना है एजुकेशनली। देयर इज नो फॉर्मूला। Thank you so much, Dr. थैंक Prathamesh. यू, आप इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। It has been wonderful talking to you. यस, थैंक और यू। थिंक हमारा ये पहला पॉडकास्ट है इन द डेंटिस्ट्री फील्ड, Yes. एंड आई डू थिंक दैट ये लोगों को पसंद आएगा बहुत ज़्यादा, एंड वी आर गोइंग टू इनवाइट मोर ग्रेट डेंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड एक्चुअली हेल्प आवर डेंटिस्ट ऑडियंस. मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको कि आप पक्का ये डेंटिस्ट लोगों को बुलाइए और उनको प्लीज़ बोलिएगा कि पीपल्स फेवरेट बनने से पहले आप अगर कुछ आपके कम्युनिटी के लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा कर पाओगे, वो भी आपके थ्रू, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, इट वुड बी अ गॉड्स वर्क एंड नथिंग लेस देन दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट. आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए. ये हमारे लिए भी एक नई जर्नी है जो हम आपके साथ पूरा करना चाहते हैं. बहुत मज़ा आने वाला है. एंड एज ऑलवेज, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much and God bless you.